एनसीईआरटी बहुत बड़ी ताकत है। अगर तुम बेसिक्स तैयार कर ले जाओगे तो समझ लो तुम 50% आईएएस हो गए, गारंटी है मेरी। एनसीईआरटी पढ़कर तो आईएएस बन नहीं सकते, बिल्कुल, लेकिन एनसीईआरटी पढ़े बिना भी आईएएस नहीं बन सकते। कहते नहीं परिवार में बहुत तनाव है, घर में रह के पढ़ाई नहीं होती। बताओ, पढ़ोगे तब तो समझोगे, ऐसे कैसे समझ जाओगे? कुछ नहीं करना है, जला लो और एक गिलास पानी में मिलाओ। जय हिंद फ्रेंड्स। एनसीईआरटी is must for civil services। मैं पिछले बार भी इस पे चर्चा कर चुका हूं, इस बात पर मैं बात पिछली बार भी कर चुका हूं कि एनसीईआरटी की वैल्यू क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी इन द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। एनसीईआरटी पढ़कर तो आईएएस बन नहीं सकते, बिल्कुल, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर आईएएस बन नहीं सकते, बिल्कुल, लेकिन एनसीईआरटी पढ़े बिना भी आईएएस नहीं बन सकते। उसकी एक वजह, पहली वजह मैंने आपको बताई कि मेजॉरिटी लोगों ने इस कंट्री में 10th के बाद ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को छोड़ दिया। मेजॉरिटी इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रोफेशनल डिग्री, और अगर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को लिया भी तो उसके प्रति इस देश में कोई बहुत जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, मोमेंटम नहीं है। तो ह्यूमैनिटीज का जो रेलेवेंसी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन विषयों को बहुत इज्जत के भाव से इस देश में नहीं देखा जाता। देखा ही नहीं आता। कहते यार हिस्ट्री पढ़ के कौन सी नौकरी मिलेगी। इस देश की जो शिक्षा है, एजुकेशन सिस्टम, वो जॉब ओरिएंटेड है। यहां लोग क्या सोचते हैं कि सारे, हमारे घर में भी यही था, सब लोग सोचते हैं कि जो शिक्षा है ना, आदमी पढ़े तो नौकरी करने के लिए पढ़े। और सिविल सर्वेंट यानी नीति निर्माता, पॉलिसी मेकर्स, तो किसी भी जगह की ज्योग्राफी को समझे बिना, हिस्ट्री को समझे बिना, भाई मुंबई में 1853 रेलवे रेवोल्यूशन इन इंडिया, पहली रेलवे लाइन बंबई में, रेलवे रेवोल्यूशन, बॉम्बे से थाना। क्यों? प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट है, इकोनॉमिक नेसेसिटी, कॉटन आ रहा है, बंबई के बंदरगाह से कॉटन ब्रिटेन जाएगा, पहली रेलवे लाइन वहां बिछी। इस रेलवे लाइन ने भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जन्म दिया। 1854 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पहली रेलवे लाइन मुंबई, पहली रेलवे लाइन मुंबई, और पहली, सी द रिलेशन बिटवीन इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहली रेलवे लाइन बंबई, पहली कॉटन मिल बंबई,
और इस इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का परिणाम रहा 1885 आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो कैसे चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। See how the things are interconnected. This connectivity of concepts is at the college level. This connectivity of concepts is at the college level. School level. What is a concept? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, अब स्कूल में क्लास 11th में उन्होंने आपको अशोक का धम्म पढ़ा दिया, अशोकास धम्म। इलेवेंथ में अशोकास धम्म। लेकिन जब तुम कॉलेज में पहुंचोगे ना, कॉलेज में, तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम कनेक्ट करोगे कि यार इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आज टुडे हिंदूस, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, एंशिएंट पीरियड, ब्राह्मण्स, बुद्धिस्ट, जैनास, एंशिएंट पीरियड, एंशिएंट पीरियड, टेंशन इन अ फैमिली, टेंशन इन अ सोसाइटी is an obstacle for the growth and development of the family and the society. तो कहते नहीं परिवार में बहुत तनाव है, घर में रह के पढ़ाई नहीं होती। टेंशन इन अ फैमिली एंड टेंशन इन अ नेशन इज ऑब्स्टिकल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ फैमिली एंड अ नेशन। ये बात अशोक को पता है, तो वो धम्म की पॉलिसी लेकर आता है। एनसीईआरटी बहुत बड़ी ताकत है। अगर तुम बेसिक्स तैयार कर ले जाओगे तो समझ लो तुम 50% आईएएस हो गए, गारंटी है मेरी, गारंटी। तुम तैयार करके एनसीईआरटी मुझसे मिलो और फिर तुम बताओ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। मैंने क्या बताया, पहले डायग्राम इसीलिए मैंने बनाया कि तुम ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हो, तुमने 90% लोगों ने पीसीबी पीसीएम के बाहर सोचा ही नहीं। तुमने 10th के बाद ज्योग्राफी पढ़ी ही नहीं, हिस्ट्री पढ़ी नहीं, पॉलिटी पढ़ी नहीं, इकोनॉमी पढ़ी नहीं, तुमको उसको क्यों पढ़ना चाहिए ये पता ही नहीं। अब तुम आए हो यहां उसको पढ़ने, तो वो बेसिक फिर से शुरू करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, जला लो और एक गिलास पानी में मिलाओ, देखो प्रत्येक सब्जेक्ट का जीवन में एक उपयोग है। जैसे ज्योग्राफी है, अब तुम मान लो महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक? तो महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तुम्हें कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां का समाज कैसा है। जैसे तुम अभी जाके इन्वेस्टमेंट कर दो युगांडा में, वहां पे तुम जाके डांस बार खोल दो, वहां सब AK-47 लेके चलते, बिस्किट के पैकेट के लिए गोली मार देते,
तो ज्योग्राफी तुम्हें बताएगी कि उस पर्टिकुलर जगह का भौगोलिक संरचना, भौगोलिक रिक्वायरमेंट। जैसे तुम अगर भाई पहली कॉटन की फैक्ट्री जो लगी वो कहां लगी? बंबई में लगी। क्यों? क्योंकि वहां कपास की खेती होती है महाराष्ट्र में, तो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है। तो ज्योग्राफी पढ़ो, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ोगे तो अर्थव्यवस्था समझ में आएगी। जब ज्योग्राफी और अर्थव्यवस्था अब अर्थव्यवस्था क्यों पढ़ो? जब तुम नेशनल इनकम चैप्टर तैयार करोगे तो प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्री, तो तुम देखोगे कि यार हमारे देश का जो जीडीपी है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो सबसे ज्यादा कहां से है, कहां से नहीं है। तो जहां से नहीं है उसको मजबूत करो। ऐसे प्रत्येक सब्जेक्ट का एक व्यवहारिक लाइफ में उपयोगिता है, उस हिसाब से पढ़ो। समझे ना? हाँ, ज्योग्राफी को इसलिए मत पढ़ो कि रटना है। ज्योग्राफी बिना समझे तुम इकोनॉमी को कभी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। समझे ना? पॉलिटिकल साइंस की उपयोगिता यह है कि किसी भी देश को चलाने के लिए, जैसे मैकियावेली है, तुम अगर फ्रांस की क्रांति देखो तो फ्रांस की क्रांति लोगों ने नहीं किया, वहां के थिंकरों ने करवाया। वहां के थिंकरों ने सोचने पे लोगों को मजबूर किया। अगर रूसो, कांट और मॉन्टेस्क्यू को तुम नहीं जानते, रूसो, मॉन्टेस्क्यू और तीन बड़े फेमस लोग हैं, वोल्टायर, वो कहता है कि मैं जानता हूं तुम गलत बोल रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का समर्थक हूं। तो पॉलिटिकल साइंस मतलब क्या? किसी राज्य व्यवस्था को समझना। बताओ, पढ़ोगे तब तो समझोगे, ऐसे कैसे समझ जाओगे? नहीं, हर क्वेश्चन, हर टॉपिक का, जैसे 18वीं शताब्दी का भारत है, पहला चैप्टर एनसीईआरटी का, तो हर टॉपिक का केंद्र बिंदु है। सुन लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इनका। हर टॉपिक का केंद्र बिंदु है। जब तुम एनसीईआरटी खोलोगे कक्षा 12 की, पहला चैप्टर 18वीं शताब्दी का भारत, तो उसका केंद्र बिंदु है क्या है? मुगल साम्राज्य का पतन और विदेशी आक्रमण। तो तुम चैप्टर के ऊपर लिखो कि पतन की वजह। ठीक? अब पूरा चैप्टर जब खत्म हो जाए तो तुम्हारे सामने एक पिक्चर होनी चाहिए कि साहब सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और इन फैक्टरों की वजह से मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ और ये उसके पतन के कारक बने। उसी केंद्र बिंदु से सवाल बनेगा। तो जब भी क्वेश्चन किसी टॉपिक के आएगा तो उस टॉपिक के केंद्र बिंदु से आएगा। हर टॉपिक का केंद्र बिंदु होगा। उस केंद्र बिंदु को पता कर लो कि इस टॉपिक का केंद्र बिंदु क्या है, बस वहीं से क्वेश्चन फ्रेम होगा। तुम्हारा कमजोर मन है, तुमसे कोई कह देता है कि यार ज्योग्राफी ऑप्शनल खराब है, अच्छा तो भैया सोशियोलॉजी रख लें, सोशियोलॉजी रख। तुम 2 महीने बाद फिर सोशियोलॉजी छोड़ देते हो, फिर तुम इतने तुम डरे हुए हो, इतने डरे हुए हो, कोई भी तुमको डरा देगा। बेसिक्स को मजबूत करो। आईएएस का पूरा खेल बेसिक्स पर निर्भर है, पूरा। पहला स्टेप वही है। अगर तुम्हारा बेसिक्स नहीं है, तुम्हें एडवांस फेस की क्लासेस कभी समझ में नहीं आएंगी।